नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की साइंस की क्लासेज हमारी चल रही थी। और हमने एक टॉपिक कर लिया था परमाणु और अणु, और दूसरा टॉपिक भी आज लगभग खत्म हो जाएगा। दूसरा टॉपिक था हमारे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में आपने दो चीज़ें तो आपने देख ली। सबसे पहली तो ये कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। दूसरा हमने देखा कि अभिक्रियाओं को संतुलित करना, कि कैसे कैसे आपको उनको अभिक्रियाओं को संतुलित करनी है। और तीसरी चीज हमने देखी थी अभिक्रियाओं के प्रकार। प्रकार कैसे? विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन या वियोजन। इस तरीके से चार तरीके की अभिक्रियाएं हमने देख ली थी। आगे देखेंगे। उससे उससे पहले आप अपने चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करते रहिए और अपने साथियों के साथ शेयर करते रहिए। आपको क्लासेज अगर पसंद आ रही है तो आप कमेंट कीजिए। इससे हमें पता लगेगा, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि क्लासेज अच्छी चल रही है। क्लासेज अगर आपको अच्छी लग रही है, आप चाहो तो आप किसी भी क्लासेस से आप कंपेयर करके देख सकते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, यूट्यूब चैनल, किसी से भी आप। आपको यहाँ जैसा जो कंटेंट दिया जा रहा है, बिल्कुल शॉर्ट मिनिमम कंटेंट में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस, आपको बिल्कुल अप्रोच यही रहेगी कि कंटेंट आपका होगा मिनिमम, समझ में आएगा पूरा पूरा आपके समझ में आएगा और कुछ भी नहीं छूटेगा। जैसा कि आज की थंबनेल में था कि आरपीएससी और कितना दूर जाएगा, आखिरकार यहीं से प्रश्न उठाएगा। आपको ये विश्वास हो जाएगा कि और कितना दूर जाएगा आरपीएससी, आखिर यहीं से प्रश्न उठाएगा। इससे आपको साबित हो जाएगा आज की क्लास देख करके कि प्रश्न यहीं से उठाए जा रहे हैं और यहीं से उठाए जाएंगे। ठीक है, आपको बस ये करना है। सबसे पहले हम देखेंगे, हमने ये चार तरीके की अभिक्रिया देख ली थी, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। उसके बाद में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय आपको मैंने थोड़ी सी बताई थी पहले कि उत्क्रमणीय क्या होती है और अनुत्क्रमणीय क्या होती है। उत्क्रमणीय होती है जैसे कि आप ठोस से, ठोस छोड़ो, आप बर्फ से, बर्फ से जब जल बनाते हैं तो जल से वापस बर्फ भी बनाया जा सकता है। तो बर्फ से जल और जल से बर्फ, ये जो भौतिक परिवर्तन होता है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कैसे? कि ये इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। बर्फ से जल और जल से बर्फ, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उसमें इस तरीके का सिंबल लगा हुआ होता है, बीच में जो तीर होता है वो इस तरीके से, आधा ऐसा और आधा ऐसा, ये तीर बीच में देखने को मिलेगा। और जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उसमें सिर्फ यही तीर देखने को मिलेगा। तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय की पहचान तो आप इससे कर लोगे, इसके ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपके पास में ऑक्सीकरण अपचयन और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। इन दोनों तरीके की अभिक्रियाओं में अंतर, इन चारों में अभी अंतर हम देखेंगे किस तरीके से ऑक्सीकरण होता है, अपचयन कहाँ होता है, ऊष्माशोषी क्या होती है और ऊष्माक्षेपी क्या होती है। तो बर्फ और जल का जो इस तरीके से, बर्फ से जल और जल से बर्फ जो बन पा रही है, ये वाला तीर आपके बीच में लगाएंगे, ये होती है आपके उत्क्रमणीय। बस इतना सा ध्यान रखना है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में, कि जो वापस रिवर्सेबल हो। कौन सी तो रिवर्सेबल है और कौन सी इरिवर्सेबल है। ये रिवर्स हो सकती है, उत्क्रमणीय जो रिवर्स हो सकती है, अनुत्क्रमणीय जो रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है, आगे हम चलेंगे। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, आपको नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है और ऊष्माशोषी क्या होता है। ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? ऊष्मा का जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो। यानी कि हमने कोई अभिक्रिया करवाई, मान लो ये अभिक्रिया करवाई, उस अभिक्रिया में ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, यानी कि ये अभिकारक और ये उत्पाद। अभिकारक से अभिक्रिया करवाने पर जो उत्पाद प्राप्त हुआ, उस उत्पाद में हमारे पास में ऊष्मा भी उत्पन्न हो। तो जहां यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होगी, उत्पाद के साथ में एक्स्ट्रा में आपके पास में ऊष्मा उत्पन्न होगी, वो अभिक्रिया तो क्या होगी? ऊष्माक्षेपी, यानी कि एक्सोथर्मिक। यानी कि अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो। ऊष्मा कैसे उत्पन्न होगी? हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी कि जब हम बाजार से चूना लेके आएंगे, चूने का पाउडर, चूने की थैली, उसको ला करके हम उसको पानी में घोलेंगे। तो पानी में जब उसको घोला गया, तो घोलने के साथ में उसमें बहुत सारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, और साथ में वो क्या हो गया? ऊष्मा भी निकली। ऊष्मा निकलने के कारण वो क्या हो जाएगा? पूरा जो जिस भी बर्तन में, जिसमें भी आप घोल रहे हो, पूरा गर्म हो जाएगा। गर्म होने का मतलब क्या है? उसमें ऊष्मा निकल रही है। तो ये जो गर्माहट जो बाहर निकल रही है, जो हीट बाहर निकल रही है, ये हीट कहलाती है ऊष्मा। और इस तरीके की अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है, जो बाद बाद में गर्मी पैदा करती है, वो क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। तो इस तरीके की अभिक्रिया हम देखेंगे। जैसे ये मैंने आपको अभी बताया, बिना बुझा हुआ चूना, उसको जब पानी में मिलाएंगे, तो पानी में मिलाने पे आपके पास में ये बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। और ये बुझा हुआ चूना इसके साथ में ऊष्मा भी देगा। जो ये ऊष्मा, ये हीट निकलेगी, ऊष्मा यानी हीट, गर्मी, आप ये समझ लो, जो गर्माहट करे बाद में, अभिक्रिया होने के बाद में गर्माहट पैदा कर दे, बहुत ज़्यादा गर्म कर दे। तो ये जो ऊष्मा निकलेगी,
इस ऊष्मा निकलने के कारण इसको ऊष्मा शेपी कहते हैं। उत्पाद में आपको ऊष्मा प्राप्त होगी कहाँ, ये उत्पादन इस तरफ आपको ऊष्मा प्राप्त होगी। उत्पाद में ऊष्मा प्राप्त हुई तो ऊष्मा शेपी। आप ये देखेंगे एक और एग्जाम्पल कि प्राकृतिक गैस का जब दहन करेंगे, प्राकृतिक गैस CH4 मेथेन, मेथेन का जब आप दहन करेंगे, दहन का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे, मतलब वायु में जब उसको जला रहे तो ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा जलाने के लिए सहायक। प्राकृतिक गैस का जब आप दहन कर रहे हैं तो यहाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और जल की कुछ बूंदें बन रही है, जल, और साथ में आपको निकल रही है ऊष्मा या ऊर्जा। तो ये जब निकल रही है इस तरीके से जो प्राप्त हो रही है आपको, ये वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी। इसी तरीके से श्वसन, श्वसन में क्या होगा, श्वसन में भी जब आप ये एक ग्लूकोज का अणु जब आप सांस लेते हैं तो उस सांस लेने में केवल ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना इतना ही नहीं होता। जब ऑक्सीजन आप अंदर ले रहे तो आपने जो भी भोजन किया है, जो भी आपके अंदर ये अणु है जो भोजन किया, उसके अणु उसमें टूटेंगे, जो टूटेंगे तब आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस जल बनेगा और साथ में कुछ ऊर्जा, वो जो ऊर्जा भी देंगे, वो जो ऊर्जा देंगे ये ऊष्मा देंगे, तो वो ऊष्मा दे रहे हैं आपको, ऊष्मा प्राप्त हो रही है, तो ये वाले होते हैं ऊष्माक्षेपी। खाना खाने के बाद में जब आप सांस ले रहे होते हैं तो आपके साथ में ऊर्जा या ऊष्मा भी मिल रही होती है, खाने से हमें इसीलिए मिलती है। ये ग्लूकोज का अणु था, ग्लूकोज का अणु श्वसन की प्रक्रिया में टूटेगा और टूट करके आपको मिलेगी ऊर्जा। ऊर्जा या ऊष्मा आपके पास में अगर उत्पाद में प्राप्त हो रही है तो ये वाली अभिक्रिया क्या हो गई, ऊष्माक्षेपी। सीधे से आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि चूना, चूना या बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना को आप जब पानी में घोलेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा बुझा हुआ चूना प्लस ऊष्मा, इसलिए ये हो जाएगी ऊष्माक्षेपी। साथ में आप देखेंगे जैसे कि शाक सब्जियों को जो विघटित होकर के कंपोस्ट या खाद जो बनाते हैं, पुरानी जो सब्जियां हो गई उनको जो कंपोस्ट करवा करके कंपोस्ट बनाई गई है, तो ये वाली प्रक्रिया भी क्या होगी, ऊष्माक्षेपी। ये एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट ऐसे कैसे एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे कि शाक सब्जियों को विघटित होकर के कंपोस्ट बनाना या चूने के बिना बुझे हुए पानी में जल प्रवाहित करना, प्राकृतिक गैस का दहन और श्वसन, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ऊष्माक्षेपी के। अब आगे देखेंगे ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी क्या, कि वो अभिक्रिया जिनको अभिक्रिया करवाने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, बाहर से हमें उसको ताप देना पड़ रहा है, गर्मी देनी पड़ रही है, या उसको गर्म करना पड़ रहा है, या ऊष्मा देनी पड़ रही है, इस तरीके की अभिक्रिया होती है ऊष्माशोषी। इसको ऊष्मा का शोषण करती है, मतलब ये ऊष्मा सोखती है, एक तरह से ये समझ लो आप, हमें हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, हमें गर्म करना पड़ रहा है। जैसे कि हम खाना बना रहे हैं तो खाने में हम सब्जी के अंदर सारे मसाले डाल देंगे तो उससे नहीं बनेगा, उसके साथ में उसको गर्म भी करना पड़ेगा, चाहे कुकर, गैस, भगोनी, किसी में, कढ़ाई, किसी में बनाओ, पर आप जब उसको नीचे से ताप दोगे, अगर आप चाय भी बना रहे हो तो जब नीचे ताप दोगे तभी वो चीज़ बनेगा। तो वो ताप जो आपने दिया वो क्या हुआ, वो आपने उष्मा उसको दिए, उष्मा दिए तब जाकर के वो अभिक्रिया करी, और अभिक्रिया करने के बाद में तब आपके पास में वो चाय बन के आई है। चाय कलर ही तब दिखी जब आप उसमें उष्मा दोगे। तो वो अभिक्रिया किस तरीके की होती है, उष्माशोषी अभिक्रिया, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कैसे होगी, कि जिन अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए अभिकारकों में द्वारा ही, अभिकारकों द्वारा ही उष्मा ग्रहण की जाए, तो अभिकारकों द्वारा उष्मा ग्रहण कैसे की जाएगी, जैसे आप एग्जाम्पल याद रखेंगे चाय बनाना, तो चाय बनाने में आप उसको उष्मा दे रहे हैं तब जाकर के वो चाय बन के बाहर आ रही है। जैसे प्रकाश संश्लेषण एग्जाम्पल है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में आप उसको डालेंगे जल, यानी कि वो लेंगे पानी, पानी के साथ में जब उसको सूर्य का ताप, सूर्य का जो प्रकाश ये दिया जा रहा है, ये सूर्य का प्रकाश एक तरह से क्या है, ये उष्मा ही तो है। ये जो सूर्य का प्रकाश दिया गया ये क्या हो गया, उष्मा। और उष्मा जब इसको दी गई कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को, तब जाकर के ये अभिक्रिया हुई और ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बन के हमारे पास में ये बना ग्लूकोज का अणु और ऑक्सीजन। तो ये कब हुआ, जब आप इसमें उष्मा दे रहे हैं स्टार्टिंग में। और ये क्या थे, अभिकारक, अभिकारकों को जब आप साथ में उष्मा दिए तब जाकर के हमारे पास में ये उत्पाद बना, और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उष्मा शोषी, यानी कि एंडोथर्मिक। वो थी उष्माक्षेपी जिसमें उष्मा हमें प्राप्त हो रही थी, और ये थी उष्मा शोषी जिसको उष्मा हमें देनी पड़ रही है। बस इतना सा अंतर है। जैसे एक एग्जांपल है कि 2FeSO4 प्लस उष्मा, 2FeSO4 को उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, ये मान लीजिए कि 2FeSO4 को जब उष्मा देंगे तो ये Fe2SO4 Fe2SO3 प्लस SO2 प्लस SO3 इसमें टूट जाएगा। तो इस तरीके से जब ये टूटेगा तो ये किस लिए टूटा, क्योंकि हमने इसको दी उष्मा। जब उष्मा दी जा रही है तो ये हो गई उष्मा शोषी, जब उष्मा हमें प्राप्त हो रही है तो वो हो गई उष्मा शेपी। बस ये डिफरेंस है दोनों में, उष्मा शोषी और उष्मा शेपी में। ये कुछ और एग्जांपल है कि जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम उष्मा देंगे, उष्मा दिया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो चीज़ों में टूट जाएगा। आप ये देख लीजिए, बस ये इसको हम उष्मा दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं तो ये इसमें और इसमें टूट जाएगा।
ठीक इसी तरीके से N2+2O2, ये जो मैंने चिन्ह बताया था, ये गर्म करने का जो आपको चिन्ह बताया था, ये चिन्ह यहाँ पे मैंने बताया था उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के अलावा यहाँ पे गर्म करना, ताप, दाब, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, दाब, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये अभी यहाँ पे ये बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसको ऊष्मा दी जा रही है। तो ऊष्मा दी जा रही है इसलिए हमारे पास में 2NO2 प्राप्त हो रहा है। तो ये इसकी और इसकी अभिक्रिया करवाने पे हमें बन रहा है 2NO2। लेकिन इसकी पहचान क्या है, ये इस चिन्ह से ये पता क्या लग रहा है कि ये ऊष्मा शोषी, ऊष्मा हमें देनी पड़ रही है। ऐसे ही H2+I2, इसको जब ऊष्मा दी तो ये हमारे पास बना 2HI। ये बर्फ है, बर्फ में जब थोड़ी हीट दी जाएगी तब वो जल में पिघलेगा। अगर बर्फ को फ्रिज में पड़ी रहने देंगे तो वो पिघलेगी नहीं। बर्फ को बाहर निकालेंगे तो इसका मतलब वो वातावरण से ऊष्मा ले रहा है। वातावरण से ऊष्मा ले रहा है, तब जा करके वहां पे क्या बनेगा आपके पास में, जल। और उसी तरीके से जल को जब आप और ऊष्मा देंगे, बर्फ से बनेगी जल, जल को आप और ज्यादा ऊष्मा देंगे तो आपके पास बनेगी वाष्प। ये इस तरीके से कि बर्फ से बनेगी आपके पास में जल गर्म करने पे, और जल को और गर्म करेंगे तो आपके पास बन जाएगी वाष्प। ठीक है, इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा सही कर लेना, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये क्या है कि जिसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है वो हो गई ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आपने देख ली। और जिससे हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है, ऊष्मा प्राप्त हो रही है, बाद में ऊष्मा बच रही है, ये वो चीज़ जब उत्पाद प्राप्त हो रहा है, उत्पाद बहुत गर्म प्राप्त हो रहा है, बहुत हीट निकल रही है, गर्म हवा निकल रही है बाद में बनने के बाद में, वो हो गई ऊष्मा शेपी। जैसे आप मिक्सी में या चक्की में कुछ भी चीज़ पीसते हैं, जब कुछ भी चीज़ पीस रहे हैं तो मशीनों को जब आप काम करवा रहे हैं तो वो गर्म हो जाती है। गर्म हो जाती है, जैसे आप चक्की चल रही है, बहुत टाइम से आप चक्की चल रही है, आप उसके हाथ लगा के देखना वो गर्म हो जाएगी। या आप ज़्यादा कुछ नहीं तो गाड़ी से बहुत दूर से चल के आ रहे हो, गाड़ी के आप हाथ लगा के देखोगे तो इंजन साइलेंसर गर्म हो जाएगा। वो क्या हो गए, वो हीट बाहर दे रहे हैं। इसी तरीके से जब ये अभिक्रियाएं होगी, इस अभिक्रिया में जब आप पानी डालोगे, पानी डाल करके आपके पास बिना बुझे हुआ चूना मिलेगा, और साथ में क्या होगी, ऊष्मा, यानी कि वो गर्म हो जाएगा। तो ऊष्मा, इसका मतलब है ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है। ऊष्मा बाद में अभिक्रिया होने के बाद में हमें अभिक्रिया होने के बाद में हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है, तो ऊष्मा शेपी। और जब हमने अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा दी है तो वो है ऊष्मा शोषी। ठीक है, ये एग्जाम्पल होगा ऊष्मा शेपी और ऊष्मा शोषी के। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन कैसे, कि ऑक्सीकरण का मैंने बताया कि ऑक्सीकरण को आजकल अप उपचयन उपचयन के नाम से भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, उपचयन। अगर ऑक्सीकरण का नाम ऑक्सीकरण ही लिखा हुआ आ जाए तो आप बिल्कुल आसानी से पहचान जाएंगे कि या तो ये तो ऑक्सीकरण है, यानी कि ऑक्सीजन लेगा। इसलिए यहाँ पे आजकल क्या लिखा हुआ आता है, उपचयन। तो उपचयन और अपचयन अपचयन का नाम अपचयन होता है, ऑक्सीकरण का उपचयन भी होता है। अब इसको देखेंगे क्या ऑक्सीकरण है और क्या अपचयन है। ऑक्सीकरण क्या, जब अभिक्रिया करने पर पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो। जब कोई अभिक्रिया हो तो उसके अंदर क्या होगा कि पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी। ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। सीधी सी बात है, जब ऑक्सीकरण की वृद्धि हो तो ऑक्सीकरण कहलाएगी। या एक और चीज हो सकती है, एक तो डेफिनेशन ये है कि जब ऑक्सीजन बढ़ रही है, ऑक्सीजन बढ़ रही है इसका मतलब ऑक्सीकरण हो गया। दूसरी चीज होगी जब हाइड्रोजन की कमी हो, जब हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हो, हाइड्रोजन की कमी हो, तब भी आपके पास में क्या होगा, ऑक्सीकरण। कोई भी अभिक्रिया है, मान लो ये अभिक्रिया 2Cu+O2, ये अभिक्रिया, इसमें 2Cu जो तत्व था, इसका आप यहाँ आकर के देखेंगे क्या बन गया उत्पाद, 2CuO। तो 2CuO जो बना, यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑक्सीजन बढ़ गया, Cu के साथ में ऑक्सीजन बढ़ गया, तो Cu के ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई। यहाँ से आप इसको देखेंगे कि Cu के ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई, तो Cu का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या बोलता है कि जब अभिक्रिया करने पर पदार्थ के ऑक्सीजन में वृद्धि हो। पहली चीज तो क्या है, पदार्थ की ऑक्सीजन में वृद्धि हो। दूसरी चीज क्या है, या फिर हाइड्रोजन की कमी हो, तो ये होता है ऑक्सीकरण। यहाँ देखेंगे आप Cu का ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि Cu के साथ में O की वृद्धि हो गई। पहले Cu अकेला था, बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, और ये हो गया ऑक्सीकरण। इसी तरीके से अपचयन देखेंगे। अपचयन में क्या होता है कि जब अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो, ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो, कमी या ह्रास। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो वो होगा अपचयन। अपचयन में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन की कमी होगी या फिर हाइड्रोजन में वृद्धि होगी, हाइड्रोजन का संयोग की वृद्धि होगी। या तो ऑक्सीजन की कमी होगी या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। इसी तरीके से इधर देखे जाए तो यहाँ पे या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या फिर हाइड्रोजन की कमी होगी। आप किसी भी एक को याद रख लो, दूसरा जस्ट अपोजिट होगा। तो ऑक्सीकरण को याद कर लो, ऑक्सीकरण का सीधा सा मतलब है ऑक्सीजन बढ़ी, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीजन घटी, अपचयन हुआ। ऑक्सीकरण बढ़ने से ऑक्सीकरण हुआ, तो ये तो आप देख करके बता ही दोगे कि ऑक्सीजन बढ़ रही है यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है।
इसलिए ऑप्शन में आजकल नाम ऑक्सीकरण की जगह उपचयन लिखा हुआ आता है। उपचयन ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है। तो जब ऑक्सीजन बढ़ी तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या उपचयन। देखोगे यहाँ पे एग्जांपल कि 2Cu प्लस O2, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, आपके शीट में शायद सही नहीं लिख रहा। तो 2Cu प्लस O2, इसको आपने ताप दिया, ताप दिया। अब देख लो यहाँ पे आप ताप दे रहे हो, तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, उष्मा शोषी भी हो गई है, क्योंकि उष्मा हमें देनी पड़ रही है, तो उष्मा शोषी हो गई। लेकिन एग्जाम्पल में जब ऑप्शन में आपके पास में उष्मा शोषी है, उष्मा क्षेपी में पूछे तो है ही उष्मा शोषी। अभी आपसे पूछ रहे हैं ऑक्सीकरण या अपचयन में से। ऑक्सीकरण या अपचयन में से ये हो रहा है ऑक्सीकरण इसका, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन साथ में जुड़ रही है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। और ये अभिक्रिया क्या हो रही है, इस अभिक्रिया को भी ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें क्या हो रहा है, सीधे सीधे इसमें सीधे से ये हो रहा है कि जो कॉपर था, कॉपर का पहले रंग था भूरा, ठीक है। कॉपर यहाँ पे सीधे सीधे कॉपर यानी कि तांबा, तांबा कॉपर का जो रंग होता है वो भूरा होता है। और जब कॉपर पे ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, कॉपर और ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, वो क्या होती है, काली परत बन जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉपर का रंग था भूरा, और कॉपर के साथ में जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो गई तो कॉपर ऑक्साइड यानी कि काले रंग की परत चढ़ गई। और ये रंग वाले क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। रंग वाले क्वेश्चन अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि ऑक्सीकरण क्या है, कि कॉपर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई और ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से 2Mg+O2, इससे बना 2Mg+O2 से बना 2MgO, यानी कि Mg के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई। यहाँ सिर्फ Mg था और अभिक्रिया के बाद में ऑक्सीजन जुड़ गई, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई। Mg के ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई ना, Mg के साथ में पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, ये तो अलग से था, ये तो हमने अभिक्रिया करवाई है। अभिक्रिया करवाने के बाद में क्या हुआ कि Mg के साथ में O जुड़ गया यहाँ पे, ये जो O जुड़ा यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई। ऑक्सीजन में वृद्धि यानी कि ऑक्सीकरण या उपचयन। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे CuO+H2, तो CuO+H2 है, इसकी जब हम ताप देंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पे पहले CuO था और अब क्या बन गया, Cu। CuO से आपके पास बन गया Cu, ऑक्सीजन यहाँ कम हो गया। यहाँ CuO था, एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया, सिर्फ Cu रह गया, सिर्फ Cu रह गया, यानी कि ऑक्सीजन कम हो गया। ऑक्सीजन कम हो गया इसके मतलब ऑक्सीजन में कमी, और ऑक्सीजन में कमी का मतलब है अपचयन। बस इसको यही पहचानना है, यहाँ ऑक्सीजन कम हो गया, यहाँ ऑक्सीजन बढ़ गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखेंगे कि 2HgO, यहाँ पे इसके साथ में ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है 2HgO, और यहाँ पे इसके साथ में 0 ऑक्सीजन है, यानी कि एक से यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे 0 ऑक्सीजन रह गया, इसका मतलब ऑक्सीजन कम हो गया। तो 2HgO से 2Hg बनना, ये क्या हो गया, ये भी अपचयन। ये अपचयन के एग्जाम्पल हो गए, ये ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल हो गए। ऑक्सीकरण और अपचयन आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जब ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है तब तो आपका है ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीजन में कमी हो रही है तब है आपका अपचयन। इसी तरीके से ऑक्सीजन में वृद्धि प्लस साथ में आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन में कमी। इसी तरीके से ऑक्सीजन में कमी साथ में आप कर सकते हैं हाइड्रोजन में वृद्धि। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन। और यहाँ आप देखो कि CuO भूरे कलर का, कॉपर ऑक्साइड भूरे कलर का था, जिसमें CuO नहीं, यहाँ पे Cu ही था, ये मैंने मिटा दिया, यहाँ Cu ही था, Cu+O2 जो पहले लिखा हुआ था शीट में, आप उसको लिख लेना, ये मैंने मिटा दिया, इसको पूरा थोड़ा पहले करेक्ट किया हुआ था मैंने। अब आगे देखेंगे इससे, ये रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है कि जब अभिक्रिया हो रही है तो जरूरी नहीं है सिर्फ ऑक्सीकरण ही हो या सिर्फ अपचयन ही हो, अभिक्रिया के अंदर दोनों एक साथ भी हो सकता है, किसी का ऑक्सीकरण और किसी का अपचयन। जैसे कि हम द्विविस्थापन में देख रहे थे, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, सेम इसी तरीके से रेडॉक्स अभिक्रिया होती है कि जब जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो, एक तो उपचयित हो यानी कि ऑक्सीकरण हो, एक तो उपचयित हो और दूसरा क्या हो, अपचयित हो, तो इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे, जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में हो रहा हो, दोनों चीज हो रही है। जैसे कि ये एग्जांपल है कि CuO+H2 है, अब CuO से आपके पास बन गया Cu, CuO से आपके पास बना Cu, यहाँ एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी होने का मतलब ये तो हो गया आपके पास अपचयन, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजन की कमी, ये हो गया अपचयन। दूसरा था यहाँ दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन के बाद में H2, और यहाँ पे आकर के देखेंगे तो ये बन गया H2O, H2 से बन गया H2O, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया उपचयन या फिर ऑक्सीकरण।
इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण। ठीक है, चलेंगे आगे। रेडॉक्स अभिक्रिया आपने देख ली कि रेडॉक्स क्या, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ में हो। ऑक्सीकरण क्या, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, और अपचयन क्या, जिसमें ऑक्सीजन कम हो। दूसरी चीज आपने देखी उष्माशोषी और उष्माक्षेपी क्या होती है, इन चारों को आपने देख लिया। तो आगे देखेंगे इनके थोड़े बहुत क्वेश्चन। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ और एग्जाम्पल है, ये देखो कि ZnO प्लस सी और Zn प्लस CO, ये आपके पास बन रहा है कि ZnO प्लस कार्बन, इससे आपका बन रहा है जिंक प्लस CO। अब आप यहाँ देखेंगे कि ZnO है, ZnO से आपके पास क्या बन रहा है, ZnO से तो आपके पास बन रहा है Zn। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये तो हो गया आपके पास में अपचयन। ऐसे आप देखेंगे कार्बन, कार्बन से बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और CO, सी से, सी था यहाँ पे सिंगल सी, और यहाँ सी के साथ जुड़ गया O। तो सी के साथ यहाँ जब O जुड़ गया, जब O जुड़ गया यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, तो यानी कि ये हो गया आपके पास ऑक्सीकरण। इसको आप क्या बोलते हैं, उपचयन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई। सेम इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा है आपके पास में कि तो मिटा देता हूँ, आप देख लीजिए कि ZnO में Zn का तो क्या हो रहा है, अपचयन, और कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन। तो इसलिए ये क्या हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया, दोनों चीज हो रही है इसमें। अब आगे देखेंगे दूसरा। दूसरे में क्या है, MnO2। MnO2 में क्या है कि Mn का जो O2 है यहाँ पे बन गया MnCl2, यानी कि ऑक्सीजन, यहाँ दो ऑक्सीजन थे, यहाँ एक भी नहीं है, तो ये तो हो गए कम, ये हो गए ऑक्सीजन कम, MnO2 से MnCl2, तो ये हो गया आपके पास में अपचयन। ऑक्सीजन कम होना मतलब अपचयन। और यहाँ पे आपके पास था 4HCl, इससे बना आपके पास में Cl2, 4HCl, और ये आपके पास बना Cl2। आपने एक डेफिनेशन और देखी थी, हाइड्रोजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन में कमी होना। ये ऑक्सीकरण और अपचयन में एक और डेफिनेशन थी कि हाइड्रोजन में कमी हो रही है तब तो ये ऑक्सीकरण है, और हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है तब ये है अपचयन। हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है तो ये है अपचयन। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 4HCl से ये बनेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे बन गया मान लो 2H2O। तो 4HCl से आपके पास 2H2O अगर ये बन रहा है तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही है। हाइड्रोजन बढ़ना नहीं, हाइड्रोजन कम होना ही देखेंगे। हाइड्रोजन कम हो रहा है तो ये आपके पास में एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, 4HCl से Cl2 बन रहा है, तो ये हो गया आपके पास में ऑक्सीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कम होना। हाइड्रोजन की संख्या कम होना क्या होता है, ऑक्सीकरण। या तो ऑक्सीजन बढ़े या हाइड्रोजन कम हो, तो इसलिए आपके पास में ये हो जाएगा 4HCl से Cl2 जब बनेगा, 4HCl से Cl2 आपके पास बनेगा, ये हो जाएगा आपके पास ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसमें अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ में होंगे तो ये वाली अभिक्रिया क्या होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। आपके पास एग्जांपल में पूछ सकते हैं ऑक्सीकरण है या अपचयन है या रेडॉक्स है, ये कोई नहीं होगा। या फिर आपसे पूछ लेंगे उष्माशोषी है, उष्माक्षेपी है, या कुछ एग्जाम्पल दूसरे हो जाएंगे, विस्थापन, द्विविस्थापन। या आपको सीधे सीधे पूछ लेंगे संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन है, विस्थापन या द्विविस्थापन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आगे हम और कुछ देखेंगे। एक क्वेश्चन है कि जब, पहले आप इस अभिक्रियाओं के क्वेश्चन देखेंगे, ये उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए कि उपचयित क्या हो रहा है और अपचयित क्या हो रहा है। अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि 4Na प्लस O2, इससे बन रहा है 2Na2O। ठीक है, यहाँ पे Na सिंगल है और यहाँ पे बन रहा है 2Na2O। तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गई। ऑक्सीजन बढ़ गई, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन बढ़ने का मतलब क्या हुआ आप खुद बता देंगे। ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन बढ़ रही है, ऑक्सीजन नहीं से ऑक्सीजन बढ़ रही है, ऑक्सीजन का बढ़ना और ऑक्सीजन का बढ़ना आपके पास में क्या है, ऑक्सीकरण। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। साइंस जैसा कुछ ही नहीं है इसमें। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ ऑक्सीजन बढ़ गई तो ऑक्सीकरण हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि CuO है, यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, CuO से Cu बन रहा है, CuO से ऑक्सीजन कम हो रहा है। ऑक्सीजन कम होने का मतलब क्या है, ये अपचयन।
ठीक है। उसी तरीके से H2 है, H2 से बन रहा है आपके पास में H2O, H2 से आपके पास बन रहा है H2O, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन आ गई, H2 से H2O आ गई, तो आपके पास में क्या हो गया, ऑक्सीजन बढ़ गई, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन। ठीक है, ये आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, उपचयित और ऑक्सीकरण। तो ये पूछ रहा है उपचयित या अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो ये प्रक्रिया तो ऑक्सीकरण है, लेकिन ये जो पदार्थ है इसमें ये बताना है कि ऑक्सीकृत पदार्थ कौन सा है। तो ऑक्सीकृत पदार्थ कौन सा है, ये आपके पास में ऑक्सीकृत, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है वो है ऑक्सीकृत पदार्थ, जिस पदार्थ का अपचयन हुआ है वो है अपचयित पदार्थ। इसका अपचयन हो रहा है ये अपचयित पदार्थ, ठीक है, और उसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो ऑक्सीकृत पदार्थ। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि, ठीक है, इसको देख लेंगे उपचयित और अपचयित। आगे देखेंगे हम एक क्वेश्चन, ये कि ये क्वेश्चन है, आया हुआ है, इसकी ईयर नहीं लिख रहा, पर ये आया हुआ क्वेश्चन ही है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब असत्य में बताना है कि ये प्लस ये बराबर ये बन रहा है, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये इनकी स्टेट होती है, एस मतलब सॉलिड, सॉलिड लिक्विड मतलब ठोस, द्रव, गैस, किस उसमें, ये जैसे जी मतलब ये गैस, CO2 क्या है, ये गैस में कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैस है, कौन सा लिक्विड है, वो वाली इसकी ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट वाले पे आप ध्यान मत दो, आप सीधे से समझो कि 2PbO और प्लस कार्बन, इससे आपके पास बना 2Pb प्लस CO2, ये कोई अभिक्रिया हो रही है। अब इस अभिक्रिया में ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो सत्य देख लेते हैं, असत्य कौन सा है, सीसा अपचयित हो रहा है, अपचयित। अब इसमें ये है, ये इससे बन रहा है ये 2PbO से 2Pb, ठीक है, तो 2PbO से 2Pb बन रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया तो ये हो गया अपचयन। ठीक है, पहली चीज तो ये, और यहाँ पे कार्बन था, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई, ये हो गया आपके पास में ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि कार्बन उपचयित हो रहा है, उपचयित मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल हो रहा है कार्बन का ऑक्सीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो इधर है, ये तो कुछ ही नहीं हो रहा, इस पर तो ध्यान नहीं देना। ठीक है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है या सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा ही इसका ही नाम होता है लेड का, तो लेड को हिंदी में दे दिया। अब सीसा अपचयित हो रहा है, यहाँ सीसा नहीं है, यहाँ पे सीसा के साथ में ऑक्सीजन भी है, सीसा तो ये है पीवी, यानी कि लेड तो ये है पीवी, यहाँ है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड पूरा ये अपचयित हो रहा है पूरा, ये लेड ऑक्साइड था, इसका अपचयन हो रहा था लेड में, तो ये वाला सही है। और ये क्या है, सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा तो ये रहा, इसका तो कुछ ही नहीं हो रहा इस पे, ठीक है, सीसा का कुछ नहीं हो रहा और कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये दोनों कथन गलत है और ये दोनों कथन सही है। पूछा है कौन कौन से कथन असत्य है, तो असत्य ये वाला और ये वाला, ए और बी, आंसर है ए एवं बी। ठीक है, आप कर लेंगे आराम से। आगे देखेंगे कि ये, अब कल हमने पढ़ी थी संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन, उन अभिक्रियाओं पर आधारित ये क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस 2Ai, Al2O3 प्लस 2Fe, ये अभिक्रिया किस टाइप की अभिक्रिया है। तो मैं आपको थोड़ा सा वापस याद दिला दूं, संयोजन क्या था, इसमें दो चीजें जुड़ रही थी और एक बना रही है। वियोजन क्या है कि एक चीज है बड़ी, उससे टूट करके दो चीजें बन रही है, एक टूट के। विस्थापन क्या था कि एक ताकतवर दूसरे कमजोर को हटा करके खुद उसकी जगह आकर के बैठ जाएगा, खुद उसकी जगह आकर के बैठ करके और दूसरे उसके लात मार देगा। ठीक है, जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व की जगह आ जाएगा। और द्विविस्थापन कहते हैं कि दोनों दोनों आप आपस में जगह चेंज कर लेंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ, दोनों में आपस में जगह चेंज होगी, ये होगा द्विविस्थापन। अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है। इस अभिक्रिया में आप देखो कि Fe यहाँ पे था, Fe2O3, और यहाँ पे था एल्यूमिनियम, इसके बाद में बन गया Al2O3 और यहाँ बन गया Fe, यानी कि क्या हुआ कि Al यहाँ पे अकेला था और यहाँ इसकी जगह आ गया। ठीक है, 2Al था तो Al उठ करके बस यहाँ पे आया है, Al यहाँ पे आ गया और इसको लात मार दिया।
सिर्फ इतनी सी बात थी कि एल यहाँ पे आकर के इसको लात मार के हटा दिया, यहाँ पे बन गया Al2O3 और Fe अकेला साइड में, ये गया साइड में बाहर। तो Al2O3 इसकी जगह एल्यूमिनियम इसकी जगह आ गया, लात मार के इसको हटा दिया। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व की जगह आ गया, वही मांगी मंगू आलू, जानबूझकर। याद होगी आपको ट्रिक? तो आप ट्रिक भी याद नहीं है तो भी आप ये सोच लो कि ये अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील की जगह आ गया, तो ये हो गया आपके पास में विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपके पास कौन सी हो गई? विस्थापन। इसको विस्थापित कर दिया इसने। आगे देखेंगे कि इसी तरीके के और क्वेश्चन ये रहे कि पीबी, वापस बताता हूँ, पीबी प्लस CuCl2, आपके पास क्या बना? PbCl2 प्लस Cu। यहाँ क्या हुआ? यहाँ Pb था, यहाँ CuCl2 था, और यहाँ क्या बन गया? PbCl2 और Cu। असल में हुआ क्या है कि Pb यहाँ पे Pb Cu की जगह आ गया, Pb आ गया Cu की जगह, तो यहाँ पे बन गया PbCl2 और Cu गया बाहर। इसने क्या करा? Pb ने इसके लात मार दी, किक, इसने करी इसको किक, ये गया बाहर, और ये क्या बन गया आपके पास में? विस्थापन। विस्थापित कर दिया। अधिक शक्तिशाली राजा, किसी भी तरीके से आप याद रख लो कि अधिक शक्तिशाली राजा दूसरे को विस्थापित कर दिया, तो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये कल हमने पढ़े थे, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ये देख लो आप, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये स्कूल व्याख्याता 2022 का क्वेश्चन है, जस्ट लास्ट वैकेंसी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं। इसके पहले ये देख लो, ये भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है, दोबारा रिपीट भी हो सकते हैं। अब आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। संतुलित करके FeH2O, Fe3O4 और H2 वही क्रम से इनके गुणांक बताइए। गुणांक इनके पूछे, और ये गुणांक वाले क्वेश्चन हमने करे थे फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में हमने किए थे। यहाँ पे आपको सीधे सीधे इनके गुणांक बताना है। गुणांक कैसे? सबसे बड़े को लेते हुए चलेंगे। Fe3O4, Fe कितना है? 3, तो यहाँ पे 3 कर देंगे, ये 3 Fe। O कितना है? 4, तो यहाँ पे कर देंगे 4O। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? 4 दूनी 8, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? 4 × 2 8। अब आपके पास क्या बना? 3 4, यहाँ पे 1 और 4, 3 4 1 और 4। इस तरीके से आप ऑप्शन में देख कर ये कर सकते हैं, 3 4 1 4, ये हो गया। अगर आप इस तरीके से नहीं बना पा रहे, कोई जटिल अभिक्रिया आ गई, तो आप इसमें ये देख लीजिए, ये इस तरीके के ऑप्शन आएंगे, तो ऑप्शन को उठा करके भी आप यहाँ पे इसको संतुलित कर सकते हैं। आप इसको रखें तो संतुलित नहीं होगा, इसको रखेंगे संतुलित नहीं होगा। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल ऐसा होगा, एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिससे ये संतुलित होगा, और सारे बराबर आ जाएंगे। इधर वाले अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों की संख्या हमेशा बराबर आ जाएगी। जैसे 3 तो Fe, तो यहाँ पे भी 3 Fe, 4H2O, तो यहाँ पे भी 4H2O, तो ये बराबर तभी आएंगे जब ये सही ऑप्शन रखोगे। और ये वाले क्वेश्चन हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और आपको करने के लिए भी दिया था, आपने कमेंट में उसके जवाब भी दिए, तो ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन भी आया पिछली वैकेंसी में, ये देख लीजिए आप, स्कूल व्याख्याता 11/10/2022 को आया हुआ। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये वाला हो गया, ये अभिक्रिया पहचानने वाला हो गया, भौतिक रासायनिक परिवर्तन वाला हो गया। आप ये देखिए एक और क्वेश्चन कि Na2SO4 प्लस BaCl2, इसको आगे अभिक्रिया कराई, तो यहाँ पे नीचे लिख दिया BaSO4 और 2NaCl। ये किसका उदाहरण है? ये एक्वस होता है। जैसे ठोस द्रव गैस मैंने बताया था ना, वो केवल अवस्था बता रहा था, इस पर आप ध्यान मत दो। सिर्फ ये देखो, Na2SO4 BaCl2 BaCl2 है, ये BaCl क्लोरीन, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl। तो इसमें Na2 आ गया यहाँ पे और Ba आ गया यहाँ पे। आप देखो, ये Ba गया, ये Ba तो गया Na2 की जगह, तो यहाँ आपके पास बन गया BaSO4। ठीक है, इसी तरीके से ये Na2 आया Cl2 के पास, तो Na2 Cl2 के पास आएगा, ये समझ लो, Na2 Cl2 के पास आया, दोनों के पास 2 2 है, तो 2 को आगे लिया है, तो ये बन गया आपके पास 2NaCl। ठीक है, 2NaCl बन गया। ये रहा, हुआ क्या, ये यहाँ आया और ये यहाँ आया, ये उसकी जगह ये इसकी जगह, बताया था मैंने। एक विस्थापन यहाँ हुआ और दूसरा विस्थापन यहाँ हुआ, तो ये हो गया आपके पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। और ये भी आपके पास में फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ एग्जाम्पल है, जो कि 2020 में है। आप इन एग्जाम्पलों को बहुत आसानी से अगर कर पा रहे हैं, तो उम्मीद है आपको ये क्लास बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अगर ये समझ में आ चुकी है, तो आपको ये क्वेश्चन खुद भी कर पा रहे होंगे।
आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है ये बताना कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, जल के साथ अभिक्रिया करता है, ये लो, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपको बताया था वही बिना बुझा हुआ चूना, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आधारित क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये जल बिना बुझा हुआ चूना ही है, इसका नाम था बिना बुझा। और ये फिर आके आपके पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो जाएगा बुझा हुआ। ठीक है, तो ठीक है, बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, सही है। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है, नहीं। संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम में ऑक्साइड में एक उत्पादक गुणांक एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे भी एक है, तो ठीक है, ये भी ठीक है। आपसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है, अच्छा असत्य पूछा है, तो ये यह एक वियोजन अभिक्रिया, ये वियोजन नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया है। नॉर्मली आप देखेंगे कि जो भी संयोजन अभिक्रिया है उसमें अधिकतर ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो रही है, यानी कि वो ऊष्माक्षेपी, जो आप जो देखेंगे लगभग 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 सभी संयोजन अभिक्रिया है, सभी संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रदर्शित करती है। आप देख लेंगे ज्यादातर एग्जाम्पल इसी तरीके के मिलेंगे आपको, जो संयोजन अभिक्रिया होगी वो ऊष्माक्षेपी की तरह प्रदर्शित करेगी। ये तो संयोजन हो रहा था, संयोजन होने के बाद में यहाँ पे आपके पास में ऊष्मा बच रही थी। तो इसका ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 15/10/2022, ठीक है, देख लीजिए आप, इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे हम देखेंगे। और ये कुछ क्वेश्चंस थे ये, अब आपने जैसे प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने देख लिए, पिछले साल इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं कि अभिक्रियाओं को पहचानना, या फिर उनका संतुलन करवाना, या फिर भौतिक रासायनिक परिवर्तन पर आधारित। तो क्वेश्चन ये आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आपके पास में पूछे जा सकते हैं, जो आपके पास बुक में दिए हुए हैं सीधे के सीधे, वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे। कि जब मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, मतलब मैग्नीशियम रिबन था, आपको एक प्रयोग बताया था, इसमें चमकदार ज्वाला के साथ में उसको पकड़ा हुआ था, चिमटे से उसको पकड़ा हुआ था, और फिर उसको जलाए थे, तो चमकदार ज्वाला के साथ जल रहा था। तो जब मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में, वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन, वायु में होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में चमकदार ज्वाला के साथ दहन होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का नामक श्वेत पदार्थ बनाता है। तो यह अभिक्रिया क्या है, ऑप्शन में आपके पास आ जाएगा, जैसे कि ऑक्सीकरण है, या अपचयन है, ये आपको दे देगा रेडॉक्स है, ये आपको दे देगा ऊष्माशोषी है, कुछ भी आपको एक दे देगा। तो इस तरीके से आपको पहचान करना है। ये आ गया आपके पास अभिक्रिया कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, तो आपके पास बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, अगर आप देखते हैं तो ये मैग्नीशियम से बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, और यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन में वृद्धि का मतलब सीधे सीधे आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीकरण। कर लेंगे आप आसानी से, ऑक्सीकरण। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, या आपको थ्योरी में दे देगा और पूछ लिया जाएगा कि यह अभिक्रिया क्या है। अभिक्रियाओं के यहाँ पे आपको ऑप्शन होंगे, तो ये आप कर लेंगे अच्छे से। फिर जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि यदि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। मान लो कोई तत्व है एक्स, और ये है भूरा रंग, इसको क्या कर रहे हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म, वायु की उपस्थिति में गर्म को आप ऑक्सीजन मान लो, या गर्म मान लो, या कुछ भी मान लो, वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, तो वह काले रंग का हो जाता है। वह क्या हो जाता है, काले रंग का। तो ये पूछा है कि उस एक्स का नाम बताओ और उस काले रंग के यौगिक का नाम बताओ। यहाँ एक्स क्या है, और ये जो काले रंग का यौगिक है ये क्या है, इन दोनों के आपको नाम बताने। तो आपने हमने देखा था अभी ऑक्सीकरण अपचयन में देखा है, जस्ट ये रहा, ये जो भूरे रंग का तत्व होता है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो यह हमारे पास में कॉपर ऑक्साइड की एक काले रंग की परत प्राप्त होती है। तो ये हमारे पास में सीधे से ही क्या पूछा था कि एक एक्स कोई तत्व जो भूरे रंग का है, उसको हमने ताप दिया या उसको गर्म किया, और हमारे पास में काले रंग का तत्व प्राप्त हुआ। तो वो यौगिक तो था ये, और वो एक्स जो तत्व था वो था ये, कि कॉपर तो वो तत्व है एक्स, और कॉपर ऑक्साइड क्या है उस पर काले रंग की परत। ठीक है, ये आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ अभी। कि ये जो भूरे रंग का तत्व है एक्स, ये तो है कॉपर,
कॉपर को जब हम गर्म कर रहे थे तो ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बन रहा था, ये था यौगिक, ये तो है यौगिक, और ये भूरे रंग का तत्व है कॉपर। तो कॉपर को जब गर्म किया, यहाँ एक्स का मतलब तो आ गया कॉपर, और वो जो यौगिक बना, यौगिक है कॉपर ऑक्साइड। इसको कैसे याद करें, तो इसको कैसे याद करें उसके लिए कुछ एक स्पेशल फैक्ट है, जो इस तरीके से कलर पूछ लिया जाए, गर्म करके क्या बन रहा है, किससे क्या बन रहा है, या फिर जैसे आप इससे पहले वाला क्वेश्चन था मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, उसमें भी इसी तरीके से पूछा गया था। हालांकि उसमें ऑक्सीकरण अपचयन पूछा, लेकिन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि इसको जला देने पर क्या बनेगा, इसमें कौन सा रंग उत्पन्न होगा, या इसमें कौन सा यौगिक बनेगा, तो आपको इनसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये एक फिक्स क्वेश्चन है, मतलब आपकी बुक में कुछ एक लिमिटेड क्वेश्चन ही है, उन्हीं में से आपके पास में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साल दर साल कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता। तो जो भी आपकी बुक में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे फैक्ट मैं आपके लिए एक जगह करके ले आया हूँ। आपको सिर्फ उन फैक्ट को पढ़ना है और उनको याद करना है। उनकी सारी अभिक्रियाएं आपको इसी चैप्टर में मिलेगी। सारी अभिक्रिया मैंने आपको करवा दी है। कभी अभिक्रिया जैसे संयोजन अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में, द्विविस्थापन में, विस्थापन में, इनमें आपके पास अभिक्रिया आ गई है। सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, तो थ्योरेटिकल पार्ट को देखते पहले, फिर इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट कैसे, जैसे ये। अब ये याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु है, मतलब इनको आपको याद भी रखना है, समझना है, साथ में आपको इसको याद करना है। पहली चीज क्या है कि लेड नाइट्रेट व पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया। ये देखो, ये तो है लेड नाइट्रेट और ये है पोटेशियम आयोडाइड। आपको ज्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाए कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया कराने से कौन से रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। सीधे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेड आयोडाइड बनता है। याद रखने की चीज ये है जो मैं आपको ब्लू कलर से लिख रहा हूँ। ब्लू कलर क्या है, ये बनता है आपके पास लेड आयोडाइड, और उसका अवक्षेप का रंग होता है पीला। ब्लू वाले पेन से जो है वो आपको कम से कम इतना सा याद रखना है कि लेड नाइट्रेट व पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया करने पे लेड आयोडाइड बनता है। ये बन रहा PbI2, ये देख लो आप, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki, इससे आपके पास में बनेगा PbI2। और ये आपको याद, इसमें मेन चीज जो रखनी है वो है आपकी कौन सी, ये जो बनेगा ये होगा पीले रंग का। ठीक है, ये पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। आपसे सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन से रंग का पदार्थ बनेगा, पीला, हरा, काला या नीला, तो आप सीधे से बता देंगे पीले रंग का। बहुत इजी क्वेश्चन होगा। अगर आप इनको नहीं पढ़ के जाते तो आप इनको बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आपको अभिक्रिया निकालनी बिल्कुल नहीं आती। अभिक्रिया आपको वहाँ निकालनी भी नहीं है, सिर्फ कुछ एक 10-12 चीजें ही हैं, इनको आप याद कर लोगे काफ़ी है। इतने ही आपके पास में बुक में दिए हुए हैं और इतने ही इनमें से ही क्वेश्चन सीधे के सीधे पूछे जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि आरपीएससी और कितना दूर जाएगा यहीं से देखना, वो प्रश्न उठाएगा कि भूरे रंग के चमकदार तत्व कॉपर को वायु की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। अभी आपको बताया था, ये अभिक्रिया हमने की थी कि एक्स कोई पदार्थ है, वो क्या है, भूरे रंग का। भूरे रंग का कोई पदार्थ है कॉपर, और उसको वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो आपके पास में काले रंग का एक पदार्थ प्राप्त होगा, और उस काले रंग के पदार्थ का क्या नाम है, कॉपर ऑक्साइड। बस सिंपल सी चीज है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप जब ये फैक्ट या सीधे सीधे याद कर लोगे तो आपको वो क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा कि भूरे रंग का एक पदार्थ था। ये आप देखिए कहाँ गया वो, ये क्वेश्चन ये था। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपके पास में एनसीईआरटी में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सेम है। एनसीईआरटी में सीधा का सीधा ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूरे रंग का कोई चमकदार तत्व एक से एक को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाए। ऐसा कैसा, मैंने कोई अपने मन से नहीं बनाया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, और सीधा पूछा जा सकता है तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये रेमेडी रामबाण औषधि याद रखनी है। ये औषधि क्या है, ये इसको बस घोट के पी जाओ आप इतने से। ये जो 2 पेज है सिर्फ इतना सा ही याद करना है कि पोटेशियम आयोडाइड की लेड नाइट्रेट से क्रिया कराई तो आपके पास क्या बना, लेड आयोडाइड। लेड तो इधर से उठा लो और आयोडाइड इधर से उठा लो, इन दोनों को उठा लो, ये शुरू वाला और ये अंत वाला। नाम से क्वेश्चन से आपको आंसर आ जाएगा। कलर पूछे पीले कलर का। दूसरा था भूरे रंग का कॉपर था। कॉपर भूरे रंग का ही होता है, भूरे रंग मतलब तांबे के जग, तांबे का लोटा आपने देखा है, तो वो भूरे रंग का ही होता है। उसको भूरे रंग का पूछते आपको कर देना कि तांबा, कॉपर। उसको जब गर्म करे, तांबे को आप गर्म करोगे तो वो क्या हो जाएगा, काले रंग का। फिर हम देखेंगे मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर, ये हमने चित्र सहित देख लिया। मैग्नीशियम के रिबन को हमने वायु की उपस्थिति में जलाया तो जलाने पर हमारे पास में प्राप्त होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा जो किस कलर का होगा, श्वेत। बस इतना से याद रखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा जो श्वेत रंग का होगा, और श्वेत रंग की वो भस्म होगी। भस्म मतलब जैसे कि राख, राख होती है उस तरीके से। फेरस सल्फेट का उष्मीय वियोजन करने पर
फेरस सल्फेट का ऊष्मीय वियोजन करने पर आपके पास में क्या होएगा, Fa2O3। फेरस सल्फेट का ऊष्मीय वियोजन करने पर आपके पास हरे रंग का पदार्थ बनेगा। ये आपने एग्जाम्पल किया हुआ है। फेरस सल्फेट ऊष्मीय वियोजन मैं बताता हूँ आपको। आपने ये सारे जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारे एग्जाम्पल आपने अभिक्रियाओं के बीच में किए, और अभिक्रियाओं के बाद में मैं आपको अब ये डायरेक्ट याद करवा रहा हूँ। अभी आपको बताता हूँ अभिक्रिया कहाँ है, विस्थापन या वियोजन, ये रहा। फेरस सल्फेट का ऊष्मीय वियोजन करने पे आपके पास में बनेगा फेरिक ऑक्साइड, और ये जो फेरिक ऑक्साइड बनेगा ये आपके पास बनेगा हरे रंग का, हरे रंग का पदार्थ। सीधे से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये फेरस ऑक्साइड सल्फेट का ऊष्मीय वियोजन करने पर फेरिक ऑक्साइड बनेगा तो इसका रंग क्या होगा, तो ये होगा हरे रंग का। या फिर इसका ऊष्मीय वियोजन करने पर जो पदार्थ बनेगा हरे रंग का वो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। किसी भी तरीके से फेरिक ऑक्साइड हरा, बस आपको ये दोनों याद रखने, ठीक है। Fa2O3 क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। क्या होगा हरे रंग का आपके पास, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होगा। ये आप लिख लीजिए, अगर आपके प्रिंट नहीं हुआ है तो फेरिक ऑक्साइड। वजह यही है, क्लास धीरे आने की वजह यही है कि हमारे पास में फेरिक ऑक्साइड, हमारे पास में टाइप होने की स्पीड हमारी धीरे। पढ़ाने में तो क्या है, मैं एक साथ आपको पढ़ा के चला जाऊँ सारी क्लासें एक साथ, लेकिन उसमें वो आपको वो क्लियरिटी नहीं आएगी जो आपको एक एक रुक रुक करके आपको पीडीएफ भी मिल रही है और साथ में आप पढ़ भी रहे हो और पूरा मटेरियल मैं आपके लिए छाट के ला रहा हूँ। अब जो चीज़ आपको मिल रही है वो एकदम क्रीम मलाई, दूध की मलाई आपको दी जा रही है, सीधे के सीधे आप इसको बस घोट के पी जाना है और कुछ भी नहीं करना। कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है। भूरे रंग का क्या निकलता है, धुआं। लेड नाइट्रेट है PbO2 PbNO2। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर आपके पास में जो भूरे रंग का धुआं निकलता है वो किसका होता है, सीधे से आपसे पूछ लिया जाएगा कि भूरे रंग का जो धुआं निकला वो होता है आपके पास NO2 का। बस इतना से याद रखना है कि लेड नाइट्रेट को गर्म किया, भूरे कलर का धुआं, भूरे मतलब धुआं धुआं हो जाएगा जो भूरे कलर का निकलेगा, और वो भूरे कलर का धुआं क्या होगी, NO2 गैस होगी। वो NO2 गैस के कारण वो भूरे रंग का धुआं निकलेगा। फिर आगे देखेंगे, आगे के आपने लगभग लगभग सारे पढ़ लिए कि एक लोहे की चमकदार कील को, ब्लेड को कॉपर सल्फेट के नीले विलियन में 20 मिनट तक डुबो दी जाए तो कील का रंग तो हो जाएगा भूरा, जो पूछा जा चुका है ये वाला। और फिर उसके बाद में विलियन का रंग हो जाएगा हल्का, हल्का या हल्का हरा, हल्का पड़ जाता है या हरा हो जाता है, ठीक है। ये आपने कर चुके और एग्जाम्पल में आ चुका है, इसको बहुत अच्छे से आपने देखा हुआ है, ये वाला हुआ फेरस सल्फेट का। इसके अलावा लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे के हरे रंग की परत चढ़ना, ये सब क्या है, संचरण के उदाहरण है। और ये हमने एक क्वेश्चन में भी देखा था। तथा इन सभी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। इन सभी में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। लोहे पर जंग लगना भी एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है। इसमें Fe से क्या बन जाता है, Fe2O3। तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई इसलिए जंग लगना क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ये सब क्या है, संचरण है, ये सारी प्रक्रिया। और सब सब में ऑक्सीकरण हो रहा है। चांदी का काला पड़ना भी ऑक्सीकरण हो रहा है, वायु से ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। तांबा भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। जंग से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्रोमियम का लेपन कर रहे हैं, जो क्या कहलाता है, यशद लेपन या गेल्वेनीकरण। फिर हमने देखा एक चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब प्रवाहित किया जाए, हमने एक प्रयोग देखा था कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास जब प्रवाहित की गई तो हमें चूने का पानी, ये देखो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, ये रहा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो चूने का पानी क्या हो जाएगा, दूधिया। ये सारे एग्जाम्पल हमने देखे। साथ में बुझा हुआ चूना जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वह क्या होता है, वायु की उपस्थिति में Cu से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये देखो आप इसको भी देखेंगे कि जो बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना CaO, इसको बुझे हुए चूना है, बुझा हुआ चूना नहीं, ये बोल रहा है बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। ये तो बिना बुझे चूना था, CaOH का होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूना वायु की उपस्थिति में, ये हम देखेंगे सभी क्रिया को, यही थी। ये ऑक्सीकरण कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट की परत क्या होती है, ये
इसमें नहीं था। ये अभिक्रिया हमने देख रखी है ये पूरी, ये आपको सिर्फ थ्योरी ध्यान रखनी है। अभिक्रिया हमने ये पूरी देखी हुई है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत चढ़ा रहा है, इस परत के कारण आप जब देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको, जब आप सफ़ेदी करते हैं, पेंट दीवारों पे पेंट करते हैं, तब क्या करते हैं कि जो ये पहले तो था कैल्शियम ऑक्साइड CaO, उसमें आपने जल मिलाया, जल मिला करके अब वो चूना बुझ गया CaOH का होल ट्वाइस। तो ये जो बुझा हुआ चूना है, इसको आपने दीवारों पे पेंट किया, ये जो दीवारों पे पेंट किया, तो उस टाइम पे वो कलर नहीं देगा इतना अच्छा, लेकिन वो 2-3 दिन बाद में, 2-3 दिन बाद में क्या होगा, वो जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड इनसे अभिक्रिया करके और फिर उसके बाद में वो चमक देगा। क्योंकि उसके बाद में वो क्या बन जाएगा, उसके बाद में बन जाएगा वो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है, इसलिए सफेदी करने के 2-3 बाद में वो दीवारों पर चमक देता है। हाँ ये रहा, कि ये परत बनने के बाद में जो कैल्शियम कार्बोनेट वो चमक क्यों देगा, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। ये देखो आप, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये क्या करेगा, चमक उत्पन्न करेगा। और ये कब करेगा, 2-3 दिन बाद में, जब वातावरण की गैसों से अभिक्रिया करके उसके बाद में जाकर के ये चमक देगा। आगे हम देखेंगे सूर्य का प्रकाश पड़ने पर श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का हो जाता है। इसकी भी हमने अभिक्रिया देख ली कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, हमने इतनी सारी अभिक्रिया देखी कि आपको सारी अभिक्रिया अपने नोट्स में मिल जाएगी। ये आपके पास में वियोजन, वियोजन अभिक्रिया में मिलेगी। ये वियोजन हो रहा है असल में, वियोजन कैसे, संयोजन और वियोजन। ये रहा 2AgCl, इस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ा, ये सूर्य का प्रकाश पड़ने पर इसका जो रंग था सफेद, वो क्या हो जाएगा, धूसर। ये हो जाएगा धूसर रंग का, और ये पहले कौन सा था, सफेद। बस इतना सा ध्यान रखना है। मैंने कहा था अभिक्रिया मैंने सारी पढ़ चुके हम, पर तब हम अभिक्रिया इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि ये अभिक्रिया क्या बता रही थी, वियोजन, और ये क्या थी, वियोजन। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, उस अभिक्रिया में जो स्पेशल फैक्ट है। स्पेशल फैक्ट कैसे, किसका रंग कौन सा हो गया, ये देखिए कि जो सिल्वर क्लोराइड था, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत रंग से क्या हो जाता है, धूसर रंग का, सूर्य का प्रकाश पड़ती है। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड उसी के जस्ट नीचे वाली अभिक्रिया थी। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करके जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती जिसमें रील रील लगती थी एक, उस रील वाली जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी थी पहले वाली, उसमें ये उपयोग में आता था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या उपयोग आता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, आपको ये ध्यान रखना है। फिर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करके श्वेत रंग का, ये रंग श्वेत रंग का आपको अवक्षेप प्राप्त होता है, जो क्या कहलाता है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, और ये पानी में अविलय होता है। मतलब इन दोनों की जब अभिक्रिया करेंगे, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे, मिलाएंगे तो उसके अंदर, ऊपर तो पानी रहेगा और उसके अंदर कण, क्रिस्टल, उसके अंदर मतलब कण प्राप्त होंगे सीधे सीधे, क्योंकि वो जल में अविलय है, वो घुलेंगे नहीं, वो नीचे जमीन पे बैठ जाएंगे, और वो क्या होगा, बेरियम सल्फेट। और ये आपको डायरेक्ट याद करने, डायरेक्ट याद क्यों करने, क्योंकि आप इस अभिक्रियाओं को कराना आप सीख नहीं सकते, इतनी कम समय में आप इनको अभिक्रियाओं को सीखना मुश्किल है। तो आप डायरेक्ट इनको याद करते हो तो आपसे ये सीधा पूछा जाएगा कि कौन सा श्वेत कलर का है, कौन सा पीले कलर का है, कौन सा अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, कौन सा संक्षारण है, और किसमें दूधिया हो जाता है, पानी दूधिया हो जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, CaCO3 के कारण उसकी परत व्हाइट कलर की, सफेदी करने पर उसकी परत चढ़ जाती है और उस कारण से वो चमक आ जाती है। फिर उसके अलावा फेरस सल्फेट में हरे रंग का फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग की NO2 गैस निकलती है। NO2 गैस जो निकलेगी वो भूरे रंग की होगी। ये भूरे रंग की जो गैस निकल रही है उसका नाम क्या है, NO2। ये आपको ध्यान रखना है कि NO2 गैस निकल रही है और यहाँ पे हरे रंग का पदार्थ बन रहा है। और ये आपके पास में क्वेश्चन पूछा जा चुका, इसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, इसी तरीके से इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये फैक्ट आपको सीधे के सीधे याद करने। और मुझे लगता है अब टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए हम थोड़े से क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करते हैं, वरना क्लास लंबी हो जाएगी ज़बरदस्ती। क्वेश्चन पूरे करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में हो चुके थे ये एक क्वेश्चन है कि निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किसका एक उदाहरण है। अब आप समझो निकल उत्प्रेरक यानी कि तीर के ऊपर तो क्या है, निकल,
निकल उत्प्रेरक है, उसकी उपस्थिति में वनस्पति तेल, आप ये सोचो कि वनस्पति तेल कोई चीज़ है, वनस्पति तेल, उसका हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण मतलब आप उसकी अभिक्रिया करवाएंगे हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजनीकरण कर दिया। ये किसका उदाहरण है? अब आप हाइड्रोजन जब इसमें जोड़ रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि एक तत्व, सॉरी, कि एक तत्व और दूसरा तत्व, ये दो अभिकारक, ये दोनों अभिकारक जुड़ रहे हैं। आप सिर्फ इतना सा कॉमन सेंस लगा कर किसमें कर सकते थे कि वनस्पति तेल में जब हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया करवा रहे थे तो हाइड्रोजन इसमें जुड़ेंगे और आपके पास में जो भी चीज बनेगी वो किसकी बनेगी? संयोजन अभिक्रिया की। ठीक है, आपको अगर ज्यादा जानना है तो ये वनस्पति तेल की रिएक्शन है, ये रही, इस तरीके से वनस्पति तेल लिखते हैं, इस तरीके से वनस्पति तेल लिखते हैं। इसमें जब हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, टूट करके और यहाँ पे अलग अलग CH2 बन जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का इसमें संयोजन हो रहा है, संयोजन को इसमें संकलन, आप इंग्लिश में देखते हो तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा, संकलन अभिक्रिया, क्योंकि प्रतिस्थापन नहीं हो रहा, ऑक्सीकरण नहीं हो रहा, विलोपन नहीं हो रहा, यहाँ पे सीधे से क्या हो गई? संयोजन मतलब संकलन अभिक्रिया। और ये क्वेश्चन भी आपके पास 2022 में पूछा गया है। अब ये इसलिए भी पूछा गया है क्योंकि जो कार्बन वाले जो इस वाले क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। कार्बन की जो कार्बन वाला पूरा चैप्टर ही कार्बन के ऊपर ही है, तो आप उस चैप्टर में आप इसको देखेंगे, कार्बन और कार्बन के यौगिक। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, संकलन अभिक्रिया। फिर आप देखेंगे ये NO2, ये नहीं किया क्या? ये कर लिया हमने, Na2SO4। हाँ, ये क्वेश्चन कर लिया हमने। और ये क्वेश्चन, अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास 2020 में भी पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड 2020 में भी पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन दोबारा CET 2023 में भी आया है, इसलिए ये क्वेश्चन हो चुका है। आगे हम देखेंगे ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि ZnO+C, इसमें Zn और CO, तो किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? यहाँ ZnO है, ऑक्सीजन यहाँ पे इस ऑक्सीजन से ये Zn बन रहा है, एक कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब इसका तो क्या हो रहा है? अपचयन। ठीक है, थोड़ा फास्ट करूंगा, अब आपको ये करने आ चुके हैं। कार्बन से कार्बन ऑक्सीजन, दो कार्बन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जो जुड़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो कार्बन का तो हो रहा है ऑक्सीकरण, ये गलत है। जेडएनओ का हो रहा है उपचयन, जेडएनओ का उपचयन, ये भी गलत है। कार्बन का हो रहा है उपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, और जेडएनओ का हो रहा है अपचयन, ये सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ये अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल है? 4NH3 प्लस 5O2 ओ है ये, 5O2 इक्वल टू 4NO और 6H2O। आप यहाँ पे देखेंगे कि NO H2O, यहाँ आपके पास में दो तरीके की अभिक्रिया हो रही है, दो तरीके की अभिक्रिया। अच्छा, ऑप्शन में भी दो दो अभिक्रियाएं दी हुए हैं, ऑप्शन तो आपको सीधे समझ में आ गया कि यहाँ दो तरीके की अभिक्रिया हो रही है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि NH3 से बन रहा है 4NO। सबसे पहले तो ये देखो, क्योंकि इसमें अपचयन उपचयन का भी दिया हुआ है कि NH3 से बन रहा है NO, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गया, आप तो ये समझो ऑक्सीजन बढ़ गया और हाइड्रोजन कम हो गया, दोनों ही चीज हो गई, ऑक्सीजन भी बढ़ गया और हाइड्रोजन कम हो गया, तो इसलिए तो 4NH3 का तो एक तो क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, ये आप रहने दीजिए। इसको थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। आगे हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन हमने किया है, ये क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है महिला पर्यवेक्षक में, ये अभी अभी किया था, ZnO प्लस कार्बन। फिर हमने देखा कि कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? ऊष्मा शोषित तो कौन सा होता है? जिसमें हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़े। तो ऊष्माक्षेपी किससे होता है? जिससे हमें बाद में ऊष्मा प्राप्त हो। ऊष्मा प्राप्त किसमें होगी? बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया करवाई जाए तो आपके पास में प्लस ऊष्मा, बाहर ऊष्मा प्राप्त होगी क्योंकि ये गर्म हो जाएगा। फिर कपूर का ऊर्ध्वपातन, नहीं। जल का वाष्पीकरण, नहीं। कपूर का ऊर्ध्वपातन है, कपूर को सीधे आपने जला करके उसको ठोस से गैस में चेंज कर दिया, तो उसमें तो हमने उसको जलाया है,
जलाए मतलब उष्मा दिए, उष्मा देने का मतलब हो गया, ये तो हो गया उष्मा शोषी। जल का वाष्पीकरण, जल को भी आप गर्म कर रहे हैं, गर्म करने का मतलब उसको आप उष्मा दे रहे हैं, उष्मा देने का मतलब ये भी क्या हो गया, जल का वाष्पीकरण यानी उष्मा देनी पड़ी, ये भी उष्मा शोषी। और हमें चाहिए उष्माक्षेपी, तो एक तो हो गई बिना बूझे चूने वाली उष्माक्षेपी, और सांद्र अम्ल को तनुकरण। सांद्र अम्ल मतलब थोड़ा पावरफुल अम्ल में हम कुछ चीज मिला करके उसको थोड़ा लाइट बनाए, तब जा करके वो गर्म हो जाता है। इसमें भी आपके पास में उष्माक्षेपी, ये भी आपके पास में उष्मा प्राप्त होगी। वैसे भी आपको पता है कि आपने एक कर लिया कि ये वाला सही है और ये दोनों नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सही होगा। दो ऑप्शन है, दो दो के ऑप्शन है यहाँ पे, 2 और 3। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट कि संचरण प्रदर्शित करता है। संचरण क्या प्रदर्शित करता है? संचरण, संचरण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जब ऑक्सीकरण होगा तभी तो संचरण होगा, यानी कि लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, ये सब क्या होता है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन। ये उपचयन और संचरण आप आराम से कर लेंगे इसके साथ में, और ये याद रखने योग्य बिंदु आपने कर लिए। तो अब आपका ये टॉपिक एकदम हो चुका है कंप्लीट, आपको समझ में आ चुका है। बाकी अगर कुछ नहीं आया है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोबारा। आज हमने देखा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीकरण का जुड़ना और ये रहा ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, या हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ये होगी ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का कम होना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ये होता है अपचयन। ये आपने एग्जाम्पल देख लिए थे। इसके अलावा उष्माक्षेपी और उष्माशोषी हमने देखा था। उष्माक्षेपी तो क्या होती है, जिसमें उष्मा हमें बाहर प्राप्त हो, जैसे कि कार्बन, ये चूने का पानी, चूने का जब बुझा हुआ चूना में प्राप्त होगा तो उष्मा प्राप्त होगी, ये तो होगी उष्माक्षेपी। उष्माशोषी क्या होती है, जब बाहर से हमें उष्मा देनी पड़े, बाहर से उष्मा, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में हम सूर्य का ताप दे रहे हैं, ये इस तरीके से आप जब बाहर से उसको गर्म करना पड़े तो ये हो गई उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके अलावा फिर हमने देखा था विस्थापन, द्विविस्थापन, जो आपको बहुत अच्छे से आ चुके हैं। संयोजन दो का जुड़ना, वियोजन टूटना, विस्थापन एक जो पावरफुल है वो दूसरे वाले को हटा देगा, और द्विविस्थापन दोनों अब जगह चेंज कर लेगी। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था इससे पहले संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण अपचयन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी। इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनने की वो नहीं है। इसके अलावा हमने इनको संतुलित करना, संतुलित करना अब आपको आ चुका होगा। तो संतुलित आप कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाय ऑप्शन, और डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको संतुलित कर सकते हैं। तो उसके पहले हमने देखे थे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल शॉर्ट 3 क्लास के अंदर। आपका कम से कम आपने इसमें 60 70 80 क्वेश्चन आपने कर चुके हैं एग्जाम्पल सहित। आप इसमें देखेंगे तो 80 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से मिनिमम कंटेंट, मिनिमम टाइम, टाइम की भी बचत हो रही है। आप पीडीएफ से आप इसको करते हुए चल रहे हैं, आपकी टाइम की भी बचत हो रही है, क्वेश्चन भी आप करते हुए चल रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो रही है, और ऐसा कंटेंट आपको मिल रहा है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आपके यहीं से उठेंगे, बस आप विश्वास कीजिए और साथ में चलते रहिए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, रियली में आपको पसंद आ रही है, तो ये आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पसंद नहीं आ रही तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, दोनों हमें मंजूर है। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो हमारा भी मनोबल बढ़ाइए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, इसी तरीके से शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।